हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन को एक नया सब क्वेस्ट मिलता है, पर एक सवाल जो हमारे मन में रह चुका था वो क्या तेसन इस क्वेस्ट को स्वीकार करेगा, और अगर वो इस क्वेस्ट को स्वीकार करेगा तो क्या होगा उसका अंत। इस सब क्वेस्ट को पूरा करके क्या तेसन फिर से बन जाएगा बलवान, या फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा ये पहलवान। तो चलिए देखते हैं अगला एपिसोड। एक नए सब क्वेस्ट को शुरुआत होते हुए देखकर लिटिल वॉरियर तेसन से पूछता है, क्या तुम इसे स्वीकार करने जा रहे हो? जहां तेसन भी कॉन्फिडेंटली कहता है, बिल्कुल, मैं किसी अन्य व्यक्ति की तरह लेवरेंथ के नीचे नहीं जाना चाहता। रास्ते में जो कुछ भी मुझे मिल सकता है मैं सभी से ताकत को निचोड़ लेना चाहता हूँ, और मैं इतना तो श्योर हूँ इसके रिवार्ड में मुझे कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो मुझे ताकतवर बनने में मदद करेगा। इन चीजों को सोचकर तेसन सीधे इस पागल स्पिरिट से कहता है, मैं तुम्हारे क्वेस्ट को स्वीकार करता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तेसन के इस जवाब को सुनकर इसके 32 ही बाहर आ जाते हैं। सॉरी, 32 तो इसके दांत भी नहीं, 4 दांत बाहर आ जाते हैं, और ये पागलों की तरह हंसते हुए इसे अपने बारे में बताता है, अभी मैं बहुत ही अनस्टेबल स्टेट में हूँ और ठीक होने के लिए मुझे ताकत इकट्ठी करने की जरूरत है। ये सब कहते हुए ये लिटिल वॉरियर को एक चमाट भी लगाता है और ये इसे आगे बताता है, जिस प्रकार तुमने उस गोलम को मारकर उसका कोर मेरे पास लाया था, उसी प्रकार जाओ और उस बड़े बास्टर्ड को मारकर भी उसका कोर मेरे पास लाओ, और 21वें फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को मारकर भी। इस प्रकार मैं और भी बेहतर हो पाऊंगा। हालांकि ये पागल है, लेकिन इसे भी पता है कि तेसन इसका आखिरी उम्मीद है, इसीलिए जब तेसन जा रहा होता है तब ये इसे उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। तेसन के जाने के बाद फिर से ये अपने पागलपन में उतर जाता है। ये चिल्लाने लगता है, बदला, अब होगा बदला पूरा। मुझे नहीं पता था कि उस गोलम को मारना एक रिक्वायरमेंट थी इस एडिशनल क्वेस्ट को पाने के लिए, और आखिरकार मेज ने कुछ ऐसा क्यों रखा। खैर, तेसन तो इसे कुछ नहीं कहता, मगर ये मन ही मन सोचने लगता है, जब मैं जिंदा था तब मेरे लिए भी उस गोलम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और अगर तार्किक रूप से सोचें तो किसी के लिए भी इस क्वेस्ट को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन तेसन ने ये कर दिखाया, इसने उस गोलम को मारकर इस क्वेस्ट को प्राप्त किया। हो सकता है गॉड्स की आशा हो कि कोई इतना ताकतवर प्लेयर भी आए, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा। तेसन का ये रिमार्क लिटिल वॉरियर को और भी अचंभा कर जाता है। हालांकि तेसन इन सभी बातों में ज्यादा नहीं उलझता। 21वें फ्लोर के मेज के उन स्पिरिट्स को जिन्हें तेसन छोड़कर चला गया था, उनकी खबर लेने ये आ चुका है। सबसे पहले ये अपने फ्रोस्ट एरो को एक्टिवेट करके इन सब पे अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ अधिकतर तो फ्लेम स्पिरिट्स ही होते हैं। इसके आइस का अटैक इस फ्लेम स्पिरिट के लिए ऐसा था जैसे मानो ठंडी के मौसम में कोई एक बाल्टी ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दिया हो। ये बिल्कुल जम सा जाता है। द मेज इंटरमीडिएट लेवल फ्लेम स्पिरिट कुछ ही पलों में ये इस इंटरमीडिएट लेवल फ्लेम स्पिरिट का काम तमाम कर देता है। यू हैव डिफीटेड द इंटरमीडिएट लेवल फ्लेम स्पिरिट, यू लेवल्ड अप। इसे मारने से फिर से इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और साथ में ही इसका स्पिरिचुअल पावर इनहेंसमेंट भी एक्टिवेट हो जाता है। जब जब ये स्पिरिचुअल पावर इनहेंसमेंट एक्टिवेट होता है तब ये अपने जिस अपोनेंट को मारा होता है उसके कुछ स्टेट्स या फिर स्किल्स इसमें ऐड हो जाते हैं। जहां इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। 15 स्ट्रेंथ, 11 एजिलिटी, 5 इंटेलिजेंस एंड 55 स्टेमिना इसका परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। यू हैव ऑब्टेन्ड द फ्लेम एम्बर, यू हैव ऑब्टेन्ड द कोर ऑफ इंटरमीडिएट फ्लेम स्पिरिट, यू ऑब्टेन्ड द स्पिरिट जेड। लगातार आ रहे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन इसके विजय की घोषणा कर रहा होता है। लिटिल वॉरियर इसे बताता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्टेमिना रिलेटेड रिवार्ड
कुछ ज्यादा ही अपीयर हो रहे हैं। टेसन भी इस बात पर गौर किया होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है ये ब्लैक स्मिथ से मिलने के कारण हो। मैं जब अगली बार उससे मिलूंगा तो इसके बारे में उससे पूछूंगा। जब मैंने इन सभी को मारा तो मेरा डेमोनिक एनर्जी भी इंक्रीज हुआ होगा। इन सभी चीजों को सोचकर ये अपने स्टेटस विंडो को समन करता है। माना 551, डेमोनिक एनर्जी 27, स्ट्रेंथ 984। पहले इसकी डेमोनिक एनर्जी बस 10 थी और अब 27 हो चुकी है। तो वाकई में इसका गेस सही था। जितना ही ये कत्ल करते जाता है उतना ही इसका डेमोनिक एनर्जी भी इंक्रीज होते जाता है। इस स्पिरिट को मारने के बाद टेसन उस पागल स्पिरिट को ये बताने जाता है कि उसने जो इसे काम दिया था वो इसे कंप्लीट कर चुका है। इस खुशखबरी को सुनकर कि टेसन ने इसके काम को इतने जल्दी पूरा कर दिया, ये पागल स्पिरिट उस रॉकेट की तरह हो जाता है जिसके गांड में आग लगाने से वो आसमान छू जाता है। टेसन इसके उत्साह में शामिल नहीं होता, बल्कि ये तो उस कोर को निकाल कर इसे देते हुए कहता है ये लो और मुझे बताओ अब अगला टारगेट कौन है। दी कोर ऑफ द मिड्स इंटरमीडिएट लेवल फ्लेम स्पिरिट। इस कोर को अगर कोई ऐसा स्पिरिट सेवन करे जो कि अनस्टेबल है तो वो स्टेबल हो सकता है। इस कोर के मिलते ही इस पागल स्पिरिट का रोआ रोआ बस यही कहता है चलो इसे निकल जाओ। तो ये इसे निकलते हुए टेसन को अगले लोकेशन के बारे में बताता है। तुम्हारा अगला टारगेट 23rd फ्लोर पर होगा। वहाँ पर एक हिडन रूम है। उस हिडन बॉस को हराकर मेरे लिए उसका कोर लेके आओ। जाओ जिंदा वापिस आओ। इन चीजों को कहते हुए ये इस कोर को निकलने की पूरा कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद टेसन 22वें फ्लोर पर जाता है। जहाँ जाते ही 22वें फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो जाता है। 22वें फ्लोर के बॉस को हराइए और इस क्वेस्ट को पास करिए। रिवार्ड के रूप में आपको बुक ऑफ डार्कनेस मिलेगा। सीक्रेट रिवार्ड वो तो अभी नहीं बताऊंगा। 22वें फ्लोर पर इंटर करते ही इसका मुकाबला एक लो लेवल आइस स्पिरिट से होता है। उस ब्लैक स्मिथ के द्वारा दिए गए वेपन का इस्तेमाल टेसन इस लो लेवल के स्पिरिट पे करता है और इजिली इसका खात्मा कर देता है। ये स्वॉर्ड दी कैबॉट्स रेलिक कहलाता है। एक ऐसी तलवार जो कि अपने एंसेस्टर्स के खून से सनी हो। इस वेपन का इस्तेमाल करने पर इसका अटैक पावर 40 से इंक्रीज हो जाएगा और इसमें फायर का भी एट्रीब्यूट है। टेसन इस स्वॉर्ड के फायर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए कहता है जब मैं इस स्वॉर्ड से अटैक करता हूँ तो मेरा पावर 10 से इंक्रीज हो जाता है और अगर इस फायर की एबिलिटी को भी ऐड करें तब तो बात ही नहीं। वाकई में इस ब्लैक स्मिथ ने कुछ तो अच्छा काम करा है। असल में जिन जिन स्पिरिट्स को इसने मारा उनसे इसे उनका कोर मिला और ये उन सभी कोर को उस ब्लैक स्मिथ को दिया और तब जाकर ये ब्लैक स्मिथ ने इसके स्वॉर्ड में फायर का एट्रीब्यूट जोड़ा। ऐसे ही भ्रमण करते करते टेसन इस फ्लोर के एक अल्टार पर पहुंच जाता है। टावर जैसी एक बिल्डिंग, लेकिन टावर नहीं। उसके ऊपर एक सफेद गोला रखा हुआ था जो कि इस अंधेरे से भरे जगह को उजाला किया हुआ था। अल्टार। टेसन आश्चर्यचकित था और आश्चर्य था लिटिल वॉरियर भी। 22वें फ्लोर पर अल्टार, ये कैसे हो सकता है? अल्टार तो गहरे फ्लोर्स में होने चाहिए थे। इसे कुछ समझ नहीं आया। गॉड पुसावा, ये तो सेल्फ प्रूविंग गॉड है। किस प्रकार का टेस्ट ये गॉड मुझे देगा? टेसन लिटिल वॉरियर से पूछता है और लिटिल वॉरियर भी इसे इस टेस्ट के बारे में बताते हुए कहता है ये गॉड तुम्हें टेस्ट देगा खुद को प्रूफ करने के लिए। अभी तक तुमने क्या सब किया, अभी तक तुमने क्या सब पाया, इन चीजों के जरिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। वैसे ये टेस्ट देखने में लगता बहुत सिंपल है, लेकिन ये बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। मुझे बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स याद हैं जिसने पुवासा का टेस्ट स्वीकार किया था। उनमें से बहुत सारों ने इसके टेस्ट को पूरा भी किया था, लेकिन आश्चर्य की बात यहीं से शुरू होती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने इसके क्वेस्ट को क्लियर किया था वे एवरेज ही थे और एवरेज इंसान का लेवरेंथ में कोई जगह नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग जिन्होंने उस क्वेस्ट को क्लियर किया था
उनका व्यवहार बहुत ही बदला बदला लग रहा था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो बिल्कुल ही बदल चुके हों। उनके कुछ करने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ बदला बदला लग रहा था। क्या ये कोई डबल गैंगर हो सकता है? तेसन पूछता है। नहीं, वे डबल गैंगर्स नहीं थे, बल्कि हम उन्हें फेक बुलाते थे। तेसन पूछता है, वैसे जिन्होंने इस क्वेस्ट को क्लियर कर लिया वे इसके बारे में क्या कहते थे? उन्होंने बस इतना कहा कि ये एक सेल्फ प्रूविंग टेस्ट था और कुछ नहीं। इसमें बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें थी। हम कभी भी इस टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाए। उस समय मैंने लापरवाही से काम करने का नहीं सोचा और इसलिए मैंने इस टेस्ट को नहीं स्वीकार किया। लेकिन अगर ये तुम हो तो मुझे यकीन है तुम इस क्वेस्ट को जरूर स्वीकार करोगे। और ये बिल्कुल सही था, तेसन कॉन्फिडेंटली कहता है। ऑफ कोर्स, मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है पीछे हटने का। जैसे ही तेसन इस टावर को हाथ लगाता है, इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है सब क्वेस्ट शुरू हो चुका है। आप जो कि पुसाबा के अल्टार पे आए हैं वो आपको टेस्ट करना चाहता है। अगर आप इसके टेस्ट को पूरा करके इस क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो रिवार्ड पुसाबा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिटरमाइन करेगा। इस क्वेस्ट को देखकर तेसन की आंखें चमक उठती है और वो सोचता है जबकि गॉड ने मेरे जितने ताकतवर प्लेयर के आने के पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था तो पक्का ही ये टेस्ट मेरे बराबरी के लेवल का होगा। जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तब इस अल्टार का एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होकर तेसन का रूप ले लेता है। हाँ, तेसन का, उसका ऑरा, उसका स्टाइल, सब कुछ हूबहू तेसन के जैसे। प्रूफ योरसेल्फ, अपने आप को साबित करो। एक ऐसा चैलेंज जहाँ तेसन को खुद से ही लड़ना होगा। क्या इस लड़ाई में भी तेसन खुद विजेता होकर वापिस आएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं दब जाएगा? लिटिल वॉरियर भी तेसन के डुप्लीकेट को देखकर हैरान होता है। वो कहता है ये तो हूबहू तुम्हारे जैसे लग रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। तेसन भी आश्चर्य होता है। लिटिल वॉरियर इसे बताता है, ऑफ कोर्स तुम खुद को नहीं देख सकते इसलिए तुम्हें नहीं पता, मगर जरा देखो इसके तरफ। चेहरा, हाइट, फिजिक, यहाँ तक कि इक्विपमेंट भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तेसन का डबल गैंगर तेसन के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और आगे बढ़कर तेसन पे 2-4 स्लैश मारता है। ये जिस स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है वो द स्ट्रोम ऑफ वुल्फ स्वॉर्ड होता है। तेसन इसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है, वाओ तुम्हारे पास ये स्किल्स भी हैं। तेसन भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके इसके अटैक से बचता है। इसका डबल गैंगर अपना दांत भींच लेता, मर जाओ तुम्हारा सोल अब मेरा है। ये कहकर ये फिर से तेसन पे स्लैश मारता है, मगर तेसन आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तुम में कुछ भी खास बात नहीं। कुछ ही पलों में तेसन इस पे भारी पड़ने लगता है। ये बस समय की बात होती है जब तेसन इसे भी कुचल देगा। लेकिन इसी समय तेसन से सिस्टम के द्वारा पूछा जाता है, पुसाबा इस टेस्ट को और भी ज्यादा कठिन बनाना चाहता है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, तेसन बिना हिचकिचाए इसे स्वीकार कर लेता है। पुभासा आपके डिसीजन से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। पुभासा अपने पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है और वो पावर एक जगह पर इकट्ठा होकर इस डबल गैंगर के बॉडी में जाकर समा जाता है। इसका पूरा ऑरा ब्लैक एंड रेड हो जाता है। अब इस डबल गैंगर के शरीर में एक असली का सोल है। पहली बार इस शरीर में आने पर जो ये डबल गैंगर करता है वो होता है चौमनिया मुस्कान देना। अपने गर्दन को सीधे करते हुए ये तेसन को बताता है, ये बहुत समय हो चुका है जब मैं मेज में था। उसके केयर फ्री अंदाज को देखकर तेसन अपने स्वॉर्ड का ग्रिप मजबूत कर लेता है। एडवेंचर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ग्रेट पुवासा का एपोस्टल हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि लेवरेंथ के बहुत गहरे फ्लोर तक गया है। मेरा नाम मेलिस्टर्न है। ये कहते हुए ये अपने स्वॉर्ड को तान कर लड़ने के पोजीशन में आ जाता है। इसके इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद लिटिल वॉरियर इसे पहचान जाता है। मैं सोच ही रहा था कि तुम इतने समय से कहाँ गए, तो ये पता चला कि तुम एक एपोस्टल में बदल चुके हो। ये मेलिस्टर्न भी लिटिल वॉरियर को पहचान जाता है। वॉरियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेसन लिटिल वॉरियर से पूछता है, कौन है ये, क्या तुम इसे जानते हो? लिटिल वॉरियर तेसन को इसके बारे में बताते हुए कहता है, जिस समय मैं लेवरेंथ में इंटर किया था उसी समय ये भी किया
था उस समय ये गाइड ऑफ सिन का पार्ट नहीं था। ये एक एडवेंचर है जिसने बिल्कुल मेरी तरह 70 फ्लोर को पास किया है। ये 2 स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है। ये बंदा स्किल्स से ज्यादा अपने स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करता है। लिटिल वॉरियर के इस इंट्रोडक्शन को सुनकर ये बंदा थोड़ा चौंक जाता है और ये लिटिल वॉरियर से पूछता है आखिरकार ये कौन सा फ्लोर है, जहाँ लिटिल वॉरियर इसे बताता है ये 22वें फ्लोर है। ये सुनकर तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके सामने कैंग टेसन का स्टेटस विंडो खुला होता है। लेवल 49, प्रोटेक्टिव शील्ड 251, स्टेमिना 2850, माना 551, डेमोनिक एनर्जी 27, स्ट्रेंथ 984, इंटेलिजेंस 643, एजिलिटी 821, अटैक पावर 93, डिफेंस पावर 111, स्किल वॉन्ड, अटैक नलिफिकेशन, इंड्योरेंस, फ्रोस्ट एरो, फ्लेम बॉल, मैजिक एक्सक्लेग्रेशन। इस प्रकार ना जाने और कितने स्किल्स संख्या में होते हैं, इसके तो पसीने छूट उठते हैं। आखिरकार इतने लो फ्लोर पर तुम्हारा स्टेट्स इतने ज्यादा कैसे हैं, और स्किल, मैजिक, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक भी इतने शुरुआती फ्लोर पर ये सब पा लेना। ओ भाई, ये कहकर ये टेसन का स्किल फ्रोस्ट एरो को एक्टिवेट कर वहाँ छोड़ता है और साथ में ही लीप स्किल का इस्तेमाल करके एक जंप मारता है। थोड़ी देर वार्म अप करने के बाद ये टेसन की तरफ अटैक करने को बढ़ते हुए कहता है वाकई में इस खेल में तो बहुत मजा आने वाला है। लड़ाई के लिए कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं, वो तो कहीं और कभी शुरू हो जाती है। और टेसन और इस मेलिस्टर के बीच लड़ाई तो गॉड्स ने फिक्स करा है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है। मेलिस्टर आगे बढ़कर लगातार टेसन पे अपनी शॉट से अटैक करने लगता है। टेसन भी जैसे तैसे करके इसके हर एक अटैक को ब्लॉक करता है और साथ में ही अपने आई से रोका लगातार इस्तेमाल किए जाता है। लिटिल वॉरियर का इंफॉर्मेशन इस मेलिस्टर्न के बारे में बिल्कुल सही था। ये अपने स्किल्स से ज्यादा अपने स्वॉर्डमैनशिप पे ध्यान देता है। बस थोड़े ही देर की लड़ाई में इसने अपने स्किल्स को नजरअंदाज करके लगातार अपने स्वॉर्डमैनशिप से टेसन का पीछा किया। इसके स्वॉर्डमैनशिप से परेशान होकर टेसन अपने लीप स्किल को एक्टिवेट करके हवे में जंप लगाता है और हवे में अपने फ्रोस्ट एरो स्किल को एक्टिवेट करके इस पे आइस का बहुत सारा एरो छोड़ देता है। बस इसका ये अटैक मेलिस्टन का जान लेने के लिए काफी था, मगर टेसन के पास एब्सोल्यूट नलिफिकेशन स्किल है जो कि उस पे किए गए अटैक को पूरी तरीके से नलिफाई कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अटैक कितना पावरफुल है, इस स्किल के एक्टिवेट होने पर वो पूरा अटैक नलिफाई हो जाएगा और उस पे लगने वाला डैमेज भी 0 हो जाएगा। और भूलना मत, अभी टेसन के पास जो भी स्किल है वो इस मेलिस्टर्न के पास भी है, तो उस अटैक से जिससे कि इसका जान चला जाना चाहिए था, एब्सोल्यूट नलिफाई द फर्स्ट अटैक स्किल के एक्टिवेट होने पर ये पूरा अटैक नलिफाई हो जाता है और मेलिस्टर्न का जान बाल बाल से बचता है। और ये इसी समय था जब मेलिस्टर्न ने इस स्किल पे फोकस किया। एब्सोल्यूट नलिफिकेशन, इस स्किल को पाना वाकई में बहुत मुश्किल भरा काम है। ऐसा लगता है चीजें मजेदार होने जा रही है। अपने सामने इतने खतरनाक अपोनेंट को देखकर मेलिस्टर्न बिल्कुल घबराता नहीं, बल्कि ये तो और एक्साइटेड हो जाता है। ये अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल को भी थोड़ा मॉडिफाई करता है। टेसन जिस स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसे अपने स्वॉर्डमैनशिप से जोड़ने लगता है। टेसन को स्वॉर्डमैनशिप का स्किल लिटिल वॉरियर से मिला था और ये देखकर कि ये बंदा मेलिस्टर्न इसके स्किल को कॉपी कर रहा है, लिटिल वॉरियर के तो दिमाग खराब हो जाते हैं। अबे ओए मेलिस्टर्न, ये क्या कर रहा है तू? वो उस पे चिल्ला पड़ता है। मेलिस्टर्न लिटिल वॉरियर को इग्नोर करते हुए लगातार टेसन पे अपने नए स्वॉर्डमैनशिप से अटैक कर रहा होता है। ओए, मेरे स्वॉर्डमैनशिप को कॉपी करना बंद कर, वरना अभी पीट दूंगा तुझे। लगातार लिटिल वॉरियर का बक बक आखिरकार इसे परेशान कर देता है और ये इसे समझाते हुए कहता है वॉरियर, मैं तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप में हमेशा से इंटरेस्टेड था और अब जबकि मुझे मौका मिला है कुछ नया ट्राई करने का, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। ये सब कहते हुए ये लगातार स्ट्राइक करते जाता है। बातों के बीच भी इसका अटैक एक पल के लिए भी नहीं रुकता। ये बात साफ थी कि मेलिस्टर्न एक ताकतवर अपोनेंट था। टेसन मामले की गंभीरता को समझ जाता है। ये बंदा दूसरे के स्वॉर्डमैनशिप को
अपने स्वॉर्डमैनशिप के साथ कंबाइन कर सकता है, ये वाकई में खतरनाक है। इन चीजों को सोचकर तेसन बिल्कुल नहीं हिचकता और सीधे अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही तेसन का एजिलिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। इसका अटैक पावर एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेलिस्टर्न भी बहुत अचंभे में पड़ जाता है। ये पहली बार होता है इसका किसी ऐसे स्किल को देखना। ये भी अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्टिवेट करता है और अपने एजिलिटी से पावर स्ट्रेंथ में ऐड करता है, लेकिन ये पहले ही बहुत देर हो चुका होता है। कपते हाथ से जैसे तैसे करके ये तेसन का अटैक रोक पा रहा होता है और जब तेसन अपने डेमोनिक स्किल दी मार्चोडिस या फेक फ्लेम को एक्टिवेट करता है तब तो मानो इसका खात्मा हो जाता है। यहाँ एक बड़ा जोर का धमाका होता है। कुछ देर के लिए कुछ नहीं पता चलता कि आखिर वहाँ हुआ क्या, और फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन वहाँ हुए लड़ाई का जवाब देता है। मेलिस्टर्न अपने इंड्योरेंस स्किल को एक्टिवेट करके खुद को संभालता है। अभी जो इस पे अटैक हुआ था उस अटैक से भी इसका जान जा सकता था। वो तो तेसन के पास सेकंड नलिफिकेशन स्किल भी है और चूंकि तेसन के पास है तो इसके पास भी है, इसलिए सेकंड नलिफिकेशन स्किल एक्टिवेट होता है और इस पे लगने वाला डैमेज 0 हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में तेसन को इसे हराना था, ना कि इसे जान से मारना, जो कि तेसन 2 बार कर चुका है और ये टेस्ट यहीं खत्म हो चुका है। ये बात मेलिस्टर्न भी समझ जाता है। सबसे पहले तो ये लॉर्ड पुसावा से माफी मांगता है कि ये उनके द्वारा दिए गए काम को पूरा न कर सका। उसके बाद ये तेसन को धन्यवाद देता है क्योंकि इस लड़ाई में इसे भी बहुत मजा आया। लड़ाई खत्म होने के बाद तेसन का खोल जो कि ये पहना हुआ था वो भी धीरे धीरे हटने लगता है और सिस्टम के द्वारा तेसन को सूचित किया जाता है आपने पुसावा का टेस्ट कंप्लीट किया, आपका एक लेवल अप हो चुका है। तेसन का पूरा ध्यान मेलिस्टर्न पे होता है, इसलिए सिस्टम के इस मैसेज को ये पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है। मगर आगे आने वाले नोटिफिकेशन इसे होश में लाता है। योर स्पिरिचुअल पावर इनहेंचमेंट इज एक्टिवेटेड। द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ ऑल स्किल एक्सेप्ट फॉर योर सोल स्किल स्पिरिचुअल पावर इनहेंचमेंट हैज इंक्रीज्ड। स्पिरिचुअल पावर इनहेंचमेंट स्किल को छोड़कर इसके सभी स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये मैसेज कि इसके हर एक स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज हो चुका है काफी था इन दोनों को आश्चर्यचकित कर देने के लिए। मेरे सभी स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल 2 से 3% तक इंक्रीज हो चुका है। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक जिसका कि मैंने ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करा उसका भी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो चुका है। एकाएक सिस्टम के कई सारे पैनल्स इसके सामने खुल जाते हैं। इन सभी पैनल्स को देखकर तेसन गहरी सोच में पड़ जाता है। मेरे पास लगभग 80 स्किल्स हैं। अगर मैं इसे रफली कैलकुलेट करूं तो मेरे स्किल्स का पावर ऑलमोस्ट 200% से इंक्रीज हो चुका है। आपके स्किल कोल्डनेस का कॉम्पिटेंसी लेवल 100% तक पहुंच गया और आपका कोल्डनेस एडवांस होकर ऑलवेज एक्टिवेटेड स्पेशल स्किल सीरेने माइंड में बदल चुका है। ऑलवेज एक्टिवेटेड स्किल सीरेने माइंड कॉम्पिटेंसी लेवल 1%। आपका ऑलवेज एक्टिवेटेड स्पेशल स्किल लाइन ऑफ डेथ जो कि हर बार आपको सूचित कर देता है जब आप मरने वाले होते हैं का कॉम्पिटेंसी लेवल 100% तक पहुंच चुका है। ये स्किल आपको हमेशा सतर्क कर देगी जब भी कोई खतरा आप तक पहुंचने वाला होगा। दूसरे गॉड्स की तरह पुवासा भी इसे अपना एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तेसन मना कर देता है। लिटिल वॉरियर को मानो जैसे इसके बारे में पता ही हो। बाकी इस टेस्ट को पास करने के लिए इसे रिवार्ड के रूप में एक डैगर मिलता है, द डैगर ऑफ द प्रूवन वन। इस डैगर का इस्तेमाल करने पर इसका अटैक पावर 25 से इंक्रीज हो जाएगा और ये एक ऐसा रिवार्ड है जो कि गॉड ऑफ प्रूफ के द्वारा दिया गया है, इसलिए हर एक इक्विपमेंट के बीच ये खास होगा। इस डैगर को देखकर तेसन समझ जाता है कि अभी वो समय है जब इसे अपना वेपन चेंज करना होगा। इसके टेस्ट के कठिनाई को पुवासा के द्वारा बढ़ा दिया गया था तो एडिशनल रिवार्ड भी बनता है। एडिशनल रिवार्ड के तौर पर इसे एक
स्किल मिलता है, दी ऑलवेज एक्टिवेटेड स्पेशल स्किल, दी स्पिरिचुअल पावर ऑफ द प्रूवन। आपने अपने दूसरे सेल्फ से लड़कर विजय हासिल किया। जब भी आप मर जाएंगे तब आपका सोल पुवासा का ऑर्डियल हासिल करेगा। ये स्किल बस एक बार ही यूज किया जा सकता है। तेसन इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाता। मुझे पुवासा का ऑर्डियल मिलेगा, क्या तुम कुछ समझे इसमें? लिटिल वॉरियर भी इसे अपनी समझ इसके बारे में बताता है। मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पे ऑर्डियल का मतलब क्या है, मगर मुझे इतना पता है कि जब तुम मर जाओगे, यूजुअली ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन स्किल्स में किया जाता है जो कि जीवन काल को बढ़ाने के लिए हो। इन बातों को सुनकर तेसन और चकित हो जाता है। क्या ये किसी प्रकार का दूसरा जीवन है? अगर मुझे फिर से जीवन में आना होगा तब तो मुझे और भी कठिनाई से गुजरना होगा। इससे उसे मेलिस्टर्न के बारे में याद आता है जिसने पुवासा का एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसे ये बात समझ नहीं आता कि आखिरकार मेलिस्टर्न ने कुछ ऐसा क्यों किया। एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस गॉड से जुड़ी रहेगी। तेसन के कंफ्यूजन को लिटिल वॉरियर दूर करता है। टैलेंट, लक और स्किल, इन सभी चीजों के साथ भी मेज को क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल है। बहुत सारे हैं जो डगमगा गए या फिर गिव अप कर दिए, और बहुत सारे जो कि मौत से डरकर एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिए। एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने के बाद वो हमेशा के लिए उस गॉड से जुड़ जाएंगे और अपने पावर को मेंटेन रख सकेंगे। ये ऑफर बहुत ही ज्यादा लुभावना होता है, लेकिन तेसन को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। इतने मेहनत से जो उन्होंने स्किल्स हासिल करा, जो उन्होंने पावर हासिल करा, जो उन्होंने स्ट्रेंथ हासिल करा, क्या उन पे ऐसे ही गिव अप कर देते हैं? लिटिल वॉरियर फिर से बताता है, बिल्कुल, मरने के बाद वैसे भी तुम सब कुछ खो दोगे, लेकिन अगर तुम एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करोगे तो तुम उस गॉड से हमेशा के लिए जुड़े रहोगे। तुम अपने एक ईगो को हमेशा के लिए मेंटेन रख सकते हो। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन मेलिस्टर ने एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किया। मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं बता रहा, खुद का समय लो और सोचो इसके बारे में। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने की कोई जरूरत है। तेसन भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इन सभी के बारे में बातचीत करते हुए ये दोनों अगले लोकेशन पे आ जाते हैं। 22 फ्लोर के सीक्रेट रूम को क्लियर करने में तेसन को ज्यादा समय नहीं लगता। इस फ्लोर को क्लियर करने से इसे रिवार्ड के रूप में एक द ब्लैक रूइन नेकलेस मिलता है। इस नेकलेस को पहनने से इसका डिफेंस पावर 5 से इंक्रीज हो जाएगा, मैजिक पावर 3 से, स्ट्रेंथ 10 से, इंटेलिजेंस भी 10 से। और ये एक ऐसा मैजिकल नेकलेस है जो कि रूइंस की पावर कंटेन करता है, तो इसे पहनना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तेसन पहले से ही एक नेकलेस पहना था, लेकिन उसके स्टेट्स इसके जितना अच्छा नहीं थे, इसलिए उस नेकलेस को ये इस नेकलेस से बदल देता है। उसके बाद ये 22 फ्लोर के बॉस रूम में जाता है। वहाँ इसका सामना इंटरमीडिएट लेवल आइस स्पिरिट से होता है। इस इंटरमीडिएट लेवल आइस स्पिरिट को ये फुटबॉल बनाकर खेलता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। यू लेवल्ड अप, योर स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट इज एक्टिवेटेड। इस आइस स्पिरिट के खत्म होते ही सिस्टम के मैसेज लगातार शो करने लगते हैं। इस फ्लोर को क्लियर करने से इसे रिवार्ड के रूप में द बुक ऑफ डार्कनेस मिलता है, एक ऐसा बुक जो कि ब्लैक मैजिक का सीक्रेट अपने अंदर छुपाए है। स्टोर पर भी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकता है। साथ में ही इसे मिलता है व्रिस्ट गार्ड मेड ऑफ ड्रैगन ह्यूमन लेदर। इसे पहनने से इसका डिफेंस पावर 30 से इंक्रीज हो जाएगा, अटैक पावर 10 से। 22 फ्लोर को क्लियर करने के बाद तेसन अगले फ्लोर पे निकल जाता है। 23rd फ्लोर पर भी आते ही ये धूम मचा देता है। ज्यादा समय नहीं लगते हैं इसे सीक्रेट रूम तक पहुंचने में। सीक्रेट रूम पहुंचकर ये अपना स्किल रिसोरेंस को एक्टिवेट करता है। बस थोड़ी देर इधर से उधर देखते हुए इसे एक ईंट पर इंफॉर्मेशन दिखाई देता है। बाकी अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो इस ईंट को अंदर की तरफ धकेलता है, एक सीक्रेट रूम यहाँ पे खुलने लगता है। इसे याद आता है उस
पागल स्प्रिट की बातें। वो पागल स्प्रिट इसी सीक्रेट रूम के बॉस का कोड चाहता है। एक बार मैं 23rd फ्लोर के सीक्रेट बॉस को हरा दूं, फिर 23rd फ्लोर का क्वेस्ट पूरा होगा और साथ में ही उस पागल बंदे का भी क्वेस्ट पूरा होगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। यहाँ इंटर करते ही यहाँ का स्वच्छ हवा मानो तेजन के इंद्रियों को जैसे साफ सा कर देता है। मैं यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सा एनर्जी सेंस कर सकता हूँ। लिटिल वॉरियर तेजन को वार्निंग देते हुए कहता है। तेजन भी अपने नाक को ढकते हुए इसे बताता है, तुम बिल्कुल सही हो, यहाँ का हवा जैसे बदल सा गया है, सांस लेना भी मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है। इसे ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ता, बस कुछ ही पलों में वो स्पिरिट यहाँ आ जाता है जिसके दबाव में सांस लेना भी इसके लिए मुश्किल हो चुका था। अभी तक हमने जितने स्पिरिट्स को देखा वो बिल्कुल एक गोले के माफिक होते थे, लेकिन इस स्पिरिट का अपना एक फॉर्म होता है। ये पूरे दिव्यता के ज्योति से घिरा हुआ होता है। इन जंगलों में ये एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग की तरह लग रहा होता है, एक हिरण के आकार का स्पिरिट। आते ही ये तेसन से पूछता है, इंसान, तुम्हारे जैसा एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है? सिस्टम तेसन को इस स्पिरिट के बारे में कुछ जानकारी देता है। काशिफा, द एडवांस विंड स्पिरिट ऑफ द लीफी सेड। तेसन इससे ज्यादा बातों में नहीं उलझता और सीधे सीधे इसे अपने आने का कारण बताता है। मैं यहाँ व्हाइट स्पिरिट के रिक्वेस्ट पे आया हूँ। इन बातों को सुनकर इस हिरन जैसे दिखने वाले स्पिरिट को रियलाइज होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या तुम उस पागल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हो? क्या उस बास्टर्ड ने तुम्हें मुझे मारने को कहा? वो एक करप्टेड स्पिरिट है, उसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। अगर तुम उसके कहे अनुसार चलोगे तो एक दिन तुम पे मुसीबत आनी ही आनी है। तो वापस जाओ और जाकर अपना ड्यूटी निभाओ। ये वही है जो तुम जैसे इंसान को करना चाहिए। तेसन इसकी बातों को दिल से समझता है और अपने स्वॉर्ड को इसके तरफ करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा यही काम है। ये कहकर ये अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट कर इसके पूरे जंगल को जलाने लगता है। तेसन का ये एक्शन इस हिरन जैसे दिखने वाले स्पिरिट को बहुत ही गुस्सा कर देता है। वो अपना स्किल डियर वॉकिंग ऑन द विंड पाथ को एक्टिवेट करके तेसन पे अटैक करते हुए कहता है, तू एक मामूली इंसान, मैंने तुझ पे दया दिखाई, लेकिन तूने मेरे घर को जलाने की हिम्मत करी। अब मैं तुझ पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। तेसन खुद को इसके अटैक से बचाते हुए इससे कहता है, दया, ये कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें मुझ पे दिखाना चाहिए। तेसन की बातें अब इस डियर स्पिरिट के कान तक नहीं पहुंच रहा था। ये गुस्से में तेसन से कहता है, अब मैं तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनने वाला, तो बस तुम मर जाओ। ये कहकर वो अपने विंड का स्लैश तेसन पे छोड़ता है। तेसन इसके अटैक को रोकते हुए इसे जवाब देता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बातें सुनो या ना सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ कि उसके बाद तुम कुछ भी सुनने लायक नहीं बचोगे।